हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीटेट पेडागोजी के क्वेश्चन हल करेंगे। वर्ष 2011 का एक क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धैर्य और दृढ़ता। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। थर्ड ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। फोर्थ ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार आप अपने लेवल पे बताइए। फ्रेंड्स देखिए, एक शिक्षक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है धैर्य और दृढ़ता। सबसे राइट आंसर इसका है धैर्य और दृढ़ता। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता और अति मानक भाषा और भाषा में पढ़ाने में दक्षता और पढ़ाने की उत्सुकता, इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि विद्यालय में सभी छात्र एक जैसे नहीं होते। कुछ बातों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं तो कुछ इसके लिए अधिक समय लेते हैं। इसलिए सभी छात्रों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य एवं दृढ़ता का होना आवश्यक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन कराते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। फर्स्ट है ऑप्शन, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदलें। सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप अपने लेवल बताइए इसका कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हम पहला ऑप्शन देखते हैं, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। फ्रेंड्स देखिए, अनुभाग बदलने से इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन जो है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास होना चाहिए और शिक्षक के साथ जो समस्या है उस पर चर्चा करनी चाहिए। राइट ऑप्शन इसका यही लग रहा है। हालांकि हम तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे। देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। यह तो एकदम से गलत है। बच्चे को उस विद्यालय से निकालना तो एकदम गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है। तो फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो आप अपने लेवल पे एक बार गैस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चारों अवस्थाएं दी गई हैं, ये चारों अवस्थाएं जिन पियाजे ने दी हुई है। ये संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं हैं और इसमें ये पूछा है कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए वो जो अवस्था है ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है जिन पियाजे द्वारा दी गई चार अवस्थाओं में तीसरी अवस्था है और इस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मन का मानचित्रण संबंधित है। पहला ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, सेकंड ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से, और थर्ड ऑप्शन दिया है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और फोर्थ ऑप्शन है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है साहसिक कार्यों क्रिया योजना से, ये ऑप्शन नहीं है। और सेकंड ऑप्शन जो दिया है, इसने बताया कि मन का चित्र बनाने से। देखिए मन का क्या चित्र बनाना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गया काम से। तीसरा ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है। हम मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से ही मन का मानचित्र जो है संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन जो है यह भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो है सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन दिया है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन दिया है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन दिया है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, आप अपने लेवल पे एक बार गैस कीजिए इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहला ऑप्शन दिया है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। इसका कोई महत्व नहीं है, समस्याओं को हल करने में इस ऑप्शन का कोई महत्व नहीं है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री होगी तो समस्या का समाधान होगा, नहीं। दूसरा ऑप्शन है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, यह भी नहीं है, क्योंकि सरल अगर हम पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे तो फिर हम कठिन पुस्तकों का कैसे अध्ययन करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है कि कहानी कथन का प्रयोग करना। देखिए कहानियों के माध्यम से सारी चीज़ें नहीं सीखी जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, बिल्कुल राइट आंसर इसका यही है। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा का उद्देश्य जो है बालक का सर्वांगीण विकास करना है, और शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने और उन्हें दूर करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम उनकी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें, जैसे खेल विधि का प्रयोग करना, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि द्वारा। इस तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ध्यान दीजिए, सृजनात्मकता का पोषण करता है वह ऑप्शन हमें ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करवाना। यह आप टिक कीजिए इसको, ये ऑप्शन हो सकता है। अब आगे पढ़िए, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्य पर बल देना है। थर्ड ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। फोर्थ ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन जो है व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना, ये भी बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में देखिए, बी कहता है कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। देखिए सिर्फ लक्ष्यों पर बल देना काफ़ी नहीं है, हमें सृजनात्मकता मतलब होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए सृजनात्मकता का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको निकालना, उसके बच्चे के अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको उजागर करना है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभाएं हैं उनका पोषण करना जो है वही सृजनात्मकता का पोषण करता है। देखिए फ्रेंड्स, सृजनात्मकता जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक छात्र के भीतर छिपी हुई प्रतिभा सामने आती है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है फिर भी वह टीचर के सामने बताने में संकोच महसूस करता है, या कई बार वो किसी पर्सन को पूछने में भी संकोच महसूस करता है, वह मौन रह जाता है। इसलिए हमें शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करना है ताकि वह
कक्षा में सभी प्रश्न पूछ सके और अपने मन की बात को कह सके। इसलिए 6 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फर्स्ट का 6 क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। चलिए 7th क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ध्यान दीजिए, पियाजे का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट में पूछा जाने वाला टॉपिक है पियाजे का, और यह 2 नंबर से लेकर के लगभग 4 नंबर तक इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है, पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसने पूछा है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए फ्रेंड्स, यह कैसे है। जिन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों अवस्थाओं को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और इसमें यही पूछा है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब प्रारंभ होता है, और यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही प्रारंभ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। देखिए इसमें बोला कक्षा में सीखने समृद्ध कब होगा, जब शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। चलिए आगे बोला है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और फोर्थ ऑप्शन बोला वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सीखना जो है वह तभी समृद्ध होगा जब हम जो हमें सीखा है उसका हम वास्तविक जीवन में प्रयोग कर सके। तो इसका जो सीखना जो है जीवन की मूल प्रक्रिया है फ्रेंड्स। एक कक्षा में छात्र बेहतर तरीके से तभी सीख सकता है जब उसके समक्ष वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, और एक शिक्षक को अपने छात्रों के उत्तम ढंग से जैसे सीखने के लिए पुरस्कार, सफलता, उत्साह आदि कारकों का प्रयोग करके भी वह सीखने की प्रक्रिया को और भी सुगम बना सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें क्या है कि हम वास्तविक जीवन से बच्चे को ज्ञान को जोड़ रहे हैं, इसलिए सीखना जो है सबसे प्रभावशाली इसी में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसमें बोला नहीं मानना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी है। बिल्कुल लक्ष्य की तरफ ही है, जो लक्ष्य की तरफ होता है उसको बोलते हैं लक्ष्योन्मुखी। सीखना जो है लक्ष्योन्मुखी है। ऑप्शन थर्ड है अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन फोर्थ है शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। फ्रेंड्स यही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान नहीं है। बच्चा अपने पहले घर से पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, वह बातें करना सीखता है, भाषा का ज्ञान ले लेता है, शब्दों का उच्चारण सीखता है। इसलिए शैक्षिक संस्थान से पहले तो वह परिवार में, समाज में, गांव में, अपने शहर में भी वह सीख लेता है। इसलिए जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता जो है यह नहीं है कि शैक्षणिक संस्थान की एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन फर्स्ट है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बोला है कि उसके माता पिता और उसके मित्र
उसका हर रोज का काम करने में उसकी मदद करें। और सेकंड ऑप्शन बोला है कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वे सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही ऑप्शन राइट लगता है, बाकी थर्ड ऑप्शन में पढ़ेंगे। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है कि निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कक्षा में प्रत्येक बालक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कक्षा में यदि कोई दृष्टि बाधित छात्र है तो उसके साथ भी सामान्य छात्रों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि दृष्टि बाधित छात्र जो है देखने में असमर्थ होते हैं, अतः कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उन्हें वह विषय की सीडी या ऑडियो कैसेट दे करके उनकी सहायता की जा सकती है और वह दूसरे बच्चों के समान सीख सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा भी यही कहती है कि हमें दृष्टिबाधित या विकलांग बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। हमें दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें सामान्य रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें दिखाई नहीं देता तो हम उन्हें सर्वे सीडी के माध्यम से ज्ञान दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सेकंड है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर थर्ड है सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर फोर्थ सामाजिक अनुमोदन एवं सराहना की आवश्यकता। देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बात हो रही है तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इस ऑप्शन में सामाजिक मनोवैज्ञानिक की क्या आवश्यकता है, यह तो एक शारीरिक आवश्यकता है, तो इसलिए एक यही ऑप्शन है जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन यही मिल गया हमें, बाकी हम आगे ही पढ़ते हैं। सेकंड है सभागार, और थर्ड है घर, और फोर्थ है खेल का मैदान। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो विद्यालय और कक्षा का जो पर्यावरण होता है उसमें हम स्टूडेंट्स के बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका पूरा माहौल स्टूडेंट्स में रह करके इस तरह बन जाता है कि उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, खेल के संबंध जो है इसमें बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास से है, और जो सभागार जो है इसका संबंध जो बच्चों के भाषा के बारे में, मानसिक विकास के बारे में है, और घर का संबंध जो है संवेगात्मक है, सामाजिक विकास से है। जबकि विद्यालय और कक्षा का जो पर्यावरण है यह बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और ऑप्शन नंबर सेकंड है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कक्षा में एकदम खामोशी, ये तो एकदम ही रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। देखिए फ्रेंड्स, अभिप्रेरित का मतलब होता है कि मोटिवेशन, किसी को अभिप्रेरणा जो है विद्यार्थियों में पढ़ाई तथा अन्य कार्यों के लिए रुचि पैदा करना होता है, उनमें जोश भरना होता है। और ये जोश भरना का जो संकेत जो है हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के अंदर अच्छा जोश भरा हुआ है। अगर विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछता है इसका मतलब वह हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी कक्षा में रुचि ले रहा है, और इसी से यह पता चलता है कि वह सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है।
तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। विद्यार्थी बार बार जब प्रश्न पूछते हैं तो यह अभिप्रेरित शिक्षण का ही संकेत है, क्योंकि छात्रों को प्रश्न पूछकर उनकी जिज्ञासा को शांत करना जो है ना एक अभिप्रेरण का लक्ष्य, अभिप्रेरण का एक उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ध्यान दीजिए, लक्षण नहीं है पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उच्च तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सेकंड है जो अमूर्त रूप से सोचता है। और थर्ड ऑप्शन है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए, बुद्धिमान बच्चे का यह लक्षण बिल्कुल नहीं है कि वह किसी भी लेख को, निबंध को, किसी भी टॉपिक को वह जल्दी रट ले। देखिए, बुद्धिमान बच्चा जो है वह एक किस्म से प्रभावपूर्ण एवं उच्च तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता को रखता है और वह अमूर्त रूप से भी सोचता है तथा नई परिवेश में वह अपने आप को समायोजन स्थापित भी कर लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बुद्धिमान बच्चे का यह लक्षण नहीं है कि वह बहुत जल्दी रटने की प्रक्रिया को रखे। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा है कि बच्चे जो हैं अब दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्णय सर्जन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। इसका राइट आंसर है पियाजे। पियाजे जो है इनका पूरा नाम जीन पियाजे है और यह स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया वो पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए बच्चे जो हैं अपनी समझ का जो सर्जन करते हैं वह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। अतः जो जीन पियाजे जो हैं इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इतना ही, मिलते हैं नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इनका रिवीजन कीजिए और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।